सबके दिल की बात है ना ये सबके हमारी दिल है। टॉपिक। एक चीज़ रेस करूँ, यहाँ पुप्पा बैठी नहीं है, बहुत सारी होंगी, पप्पा भी होंगे। पुप्पा बैठे हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ तो वहीं चल रही होती हैं, मसले मसाइल, इश्यूज, चीज़ें, है जो सब पार्ट। जी जी, हाँ हाँ, सारी न्यूज़ होती है भाई खानदान के सबके पास। मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अपने खानदान वालों से कम मिलता हूँ, और जो खवातीन बैठी हैं, इंटर हो गया, रिश्ता आया, फटाफट शादी करते हैं। पहला रिश्ता जो आता है वो सबसे अच्छा होता है, ऐसा ही है। और बॉयज आते हैं, भेजने वाले हैं, चिराग लेके ढूंढते हैं लोग। चिराग लेके ढूंढते हैं, मिस कहनी चिराग लेके ढूंढते हैं। खवातीन की शादी जल्दी होती है, बॉयज़ की देर से होती है, ऐसा ही होता है ना। बेचारे हम कमाने के लिए निकलते हैं, कमाते हैं, उस वक्त तक शादी हो चुकी होती है। चले वापसी आते हैं क्लास की तरफ दोबारा। ये एक एडिशनल बात है जो कुछ लोगों ने सुनी और कुछ लोगों को समझ नहीं आई। ऐसा बहुत होता है। तो स्टैटिक साइट जनरेशन न्यूज़ पढ़ी है ना सबने। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेस न्यूज़ पढ़ लें। एक्सप्रेस न्यूज़ पे आपके पास क्या होता है, जो खबर होती है वो एक दफ़ा बन के पेज पे आ जाती है। उस खबर में ना एडिटिंग होती है, ना उस खबर में कोई आप कोई मतलब इनके रिएक्शंस वगैरह दे सकते हैं, उसी आप पढ़ते हैं, दैट्स इट। तो वो क्या हो गई स्टैटिक साइट जनरेशन। उसका फ़ायदा क्या होता है, हमें बार बार सर्वर पे रेंडर करवा के या क्लाइंट पे रेंडर करवा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम वेबसाइट की बिल्ड बना रहे थे उस वक्त हमने डेटा उठाया, उसके हिसाब से पेजेस बनाए एक ही दफ़ा सर्वर के ऊपर और बना के बिल्ड के अंदर रख दिया उठा के। इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारा लोड टाइम क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इससे क्या हो गया, हमारी वो साइट क्या हो गई, स्टैटिक हो गई, उसमें कुछ अब चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा उसमें। ऑन दी अदर एंड फेसबुक यूज़ करते हैं, किसी ने पोस्ट करी, पोस्ट के ऊपर लाइक्स आते हैं, नीचे कमेंट्स आते हैं, तो क्या वो स्टैटिक हुई, वो डायनेमिक हो गई। क्यों, क्योंकि उस पर इंटरेक्शंस हो रहे हैं, यूज़र के इंटरेक्शंस हो रहे हैं, डेटा अपडेट हो रहा है, सर्वर से आ रहा है जा रहा है, खानदान वाले नीचे लड़ाई कर रहे हैं, होता है ना ऐसा। देखें इस पिक्चर में हम नहीं थे, ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे। होता है ना, ठीक है। उनकी फैमिली को उन्होंने 2 पिक्चर खिंचवाई थी, हमारी फैमिली की 3 हुई थी, ऐसा भी होता है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जिनकी ज़्यादा हंसी निकली है मतलब इसमें हाँ। है। उनको जो उन्होंने खाना सर्व किया ना उसमें 2 बोटियाँ थी हमारे पास सिर्फ चावल आए थे इज्जत ही नहीं दी हमें तो। तकिया नहीं मिला सोने के। होता है ना सब बॉयज। और हम बेचारे क्या कर रहे होते हैं, आपको कुछ चाहिए खाने के लिए, और कुछ चाहिए, ये लीजिए प्लीज। खैर स्टैटिक साइट जनरेशन समझ में आ गई, क्लियर है। तो क्या होता है, ऐसा डेटा जिसकी बेसिस पे हमें बार बार उसको रेंडर नहीं करना होता डायनेमिकली, हम उस डेटा को एक साथ सर्वर पे प्रोसेस करके बिल्ड बनाते हैं, वो बिल्ड बना के क्लाइंट साइट पे भेज देते हैं। बस भाई जब भी आप रेंडर करोगे या रिक्वेस्ट करोगे फटाफट उठ के आ जाएगा। उसको बार बार क्या करना है, दोबारा बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक साइट जनरेशन। तो आपको नेक्स्ट.जेएस क्या प्रोवाइड कर रही है, CSR क्लाइंट साइड रेंडरिंग। आपको नेक्स्ट.जेएस क्या प्रोवाइड कर रही है, SSR सर्वर साइड रेंडरिंग। आपको नेक्स्ट.जेएस क्या प्रोवाइड कर रही है, SSG स्टैटिक साइट, ये स्टैटिक साइट रेंडरिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, और क्लियर। तो अगर हम अपनी वेबसाइट में एग्जाम्पल देखें तो आपने कोई वेबसाइट बनाई है या आपने देखी तो एक अबाउट अस का पेज होता है। तो वो जो अबाउट अस का पेज होता है ना, वो क्या होता है, उनकी कैश में सेव होता है, ठीक है, यानी कि उनकी मेमोरी में सेव होता है, सर्वर की मेमोरी में सेव होता है वो चीज़, तो बार बार अपडेट नहीं होता। तो वो फटाफट जो क्या होता है तो रेंडर करता है, क्योंकि जो एक अबाउट अस का पेज है वो आपका क्या होता है, हार्ड कोडेड पेज होता है। ऐसा ही है ना, अगर एक कंपनी 1981 में बनी है तो वो 10 साल बाद भी उसका यही डाटा होगा 1981 में बनी है, ना कि वो चेंज करके बोलेंगे हम 1960 में बने थे। तो इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये हो सकती है आपकी स्टैटिक साइट्स की, कि स्टैटिक साइट इस तरह काम कर रही होती है आपके पास, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि नेटवर्क पर चेंज हो जाती है। हाँ, वो तो फिर क्या करें, मजबूरी है ना, है ना, नेटवर्क पर चेंज करवाते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ लिया, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, स्टैटिक पढ़ा, हमने डायनेमिक पढ़ा। डायनेमिक की एग्जाम्पल सर ने आपको क्या दी, जैसे कि हमारे पास फूड पांडा की वेबसाइट ले लें आप, या दराज और पीके की वेबसाइट ले लो। उस पर क्या होता है, डायनेमिकली चीज़ें क्या हो रही होती है आपके पास, चेंज हो रही होती है। कभी आपके पास कोई सेल लगती है तो आपके पास आइटम चेंज होते हैं, इमेजेस चेंज होती है। कभी आपके पास कोई और सेल लग रही होती है तो वो चीज़ आपके पास चेंज हो रही होती है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी डायनेमिक रेंडरिंग कहलाती है आपकी, ठीक है। इसको याद रखिएगा,
ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। इस तरह की आपके इंटरव्यू में सवाल भी आते हैं इससे रिलेटेड, रेंडरिंग से रिलेटेड, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों को घर जाके भी इसको एक दफ़ा पढ़िएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में कोई इशू हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकें। इसके अलावा जो एक और फीचर का जो बहुत बेहतरीन फीचर है वो है डाटा फैचिंग। डाटा फैचिंग मतलब क्या होता है? डाटा को लेकर आना, ठीक है। फैच मतलब क्या होता है? लेकर आना, डाटा फैच करना। हम डाटा कहाँ से लेकर आते हैं अपने पास? सर्वर साइड से। सर्वर इसके अलावा अगर मुझे वेदर का डाटा चाहिए, अगर मुझे वेदर का डाटा चाहिए तो मैं कहाँ से लेके आऊँगी? मैं API से लेके आऊँगी ना। मुझे अगर कोविड का रिजल्ट चाहिए या मुझे वेदर की अपडेट चाहिए या मुझे कोई भी ऐसा डाटा चाहिए जो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है और उसकी पूरी रिसर्च हुई है, तो मैं वहाँ वो कैसे फैच करूँगी उस डाटा को? API के थ्रू फैच करूँगी मैं। आप सबने बोला API, वेरी नाइस। जी, ये होती क्या API का मतलब एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। प्रोग्रामिंग का इंटरफेस। उसका इंटरफेस क्या होता है? किसी का भी चेहरा या शक्ल, ये लोग जो फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है, पीछे कोई बताएगा? ये है सन्नाटे। वो तो आप लोगों को पता ही है API क्या होती है, लेकिन जब किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो आप एक काम किया करें, घर पे जाकर उसको डिटेल स्टडी लाजमी किया करें, बहुत ज़रूरी है ये। मैडम को भी पता है, मुझे भी पता है API क्या होती है, आपको भी पता है, लेकिन किसी इंटरव्यू में आपसे बहुत डिटेल में पूछने में API होती है ज़रा बताएंगे, ठीक है। तो क्या है, घर में जाके जो एक नया वर्ड आपने सीखा ना, जैरगन कहते हैं इसको, ये टेक्निकल हमारी ज़बान में कहेंगे टेक्निकल वर्ड्स। API आपने कैसे पढ़ेंगे? रजिस्टर पे API लिख दिया भाई, घर पे इसके बारे में API होता है, ऐसे आगे बढ़ेंगे ना। और कैसे बढ़ेंगे? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मतलब ये होता है कि लेट सपोज कि आपकी अम्मी बहुत अच्छी कुक हैं, शेफ। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोविड का डेटा मेंटेन किया होगा, तो वो किसके थ्रू आपको डेटा एक्सपोज करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? API के थ्रू। और API हमारे पास यूजली कहाँ कॉल हो रही होती है? रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर। वो क्लाइंट साइड भी हो सकती है, सर्वर साइड भी हो सकती है। ऑल क्लियर? ओके। ये कहाँ हो रही है? कौन लड़ रहा है पंखे पे? एक काम भी होगी, जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो हम इसको भी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आती है रेंडरिंग। रेंडरिंग को सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमारे पास क्लाइंट साइड रेंडरिंग होती है, सर्वर साइड रेंडरिंग होती है, स्टैटिक साइड जनरेशन होती है, इसके अलावा डायनेमिक रेंडरिंग होती है और हमारे पास कौन सी रेंडरिंग होती है? स्टैटिक रेंडरिंग होती है, ठीक है। ये मुझे याद नहीं करना, ये आप लोगों के टिप्स में होनी चाहिए चीज़ें सारी, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा डाटा फैचिंग क्या होता है। डाटा फैचिंग मतलब होता है डाटा को लेकर आना। डाटा को हम कहाँ से लेकर आते हैं? हम किसके थ्रू लेकर आते हैं? हम API के थ्रू लेकर आते हैं हम, ठीक है। और उसके पीछे सर ने बहुत अच्छी आपको API के बैकग्राउंड बताया, काम किस तरीके से करता है। इसको हमेशा याद रखिएगा अपने पास, API का बैकग्राउंड काम किस तरीके से करता है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस काम किस तरह करती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करता है कि जो API एक्सटेंडेड भी हमें ही देता है फीचर, एक्सटेंडेड API का फीचर, API का फीचर भी हमें देता है Next.js। इसमें वो क्या करते हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको मेमोराइजेशन करते हैं। मेमोराइजेशन किसे कहते हैं? अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है वो डाटा, ठीक है। अच्छा, आपने कैश का वर्ड सुना है? कैश किसे कहते हैं? वो पैसे वाला कैश नहीं, सिस्टम में कैश किसे कहते हैं? आप ही टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं ना कि सिस्टम नहीं चल रहा, हैंग हो रहा है, तो आप क्या करें, इसको मेमोरी कैश क्लियर कर लें। ऐसे सुना है ना आप लोगों ने, किया भी होगा आप लोगों ने। तो कैश बेसिकली क्या करते हैं, वो आपके जो भी आप लोग काम कर रहे होते हैं अपनी एक टेम्परेरी मेमोरी के अंदर सेव कर रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट में भी हमें यही चीज़ एक फीचर देता है हमारे पास, ठीक है। और रीवैलिडेशन का फीचर भी होता है। रीवैलिडेशन क्या होती है हमारे पास? मैंने बोला भाई आंटी मुझे प्लीज़ ज़रा बिरयानी की रेसिपी तो दें, तो वो जब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा हूँ, उस डेटा को क्या कर रहा हूँ? फैच कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? वो किसके थ्रू कर रहा हूँ? API के थ्रू। किसके थ्रू कर रहा हूँ? क्लियर हो गया? चलिए Next.js का टॉपिक ऐसे हैं। एक ही फ्रेमवर्क में आपको सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, स्टैटिक साइड जनरेशन, तीनों चीजें मिल रही हैं। ऑप्टिमाइजेशन भी मिल रही है, SEO भी मिल रही है। डेटा फैचिंग तो सब एप्लीकेशंस में जैसे होती है वैसे ही होती है। उसके ऊपर जो उन्होंने फंक्शनलिटी ऐड की है ना, वो इसका कमाल है। सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग और SEO। जी, वैलिडेशन का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अभी बिरयानी की रेसिपी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। रीवैलिडेट का मतलब क्या है? ठीक है, रीवैलिडेट का मतलब क्या है? दोबारा से चेक करना, अगर कुछ चेंज हो गया हो
या लेट सपोज कि हम आप चेक करना चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल भाई 2 दिन बाद अगर बिरयानी की रेसिपी चेंज हो गई हो तो रिक्वेस्ट दोबारा करके लाना, अगर चेंज हो गई तो दोबारा उसको एक नई स्टैटिक साइट बना देना या नया जो है वो हमारे डेटा दे देना। इज समथिंग लाइक दिस, रीवैलिडेट इसको करना कहते हैं कि आपका डेटा आया एक दफा और आपने बोला भाई मुझे 10 घंटे बाद दोबारा उसको रीवैलिडेट करना है। अपडेट भी इसी में हो जाता है, रीवैलिडेट होता है तो अपडेट भी हो जाता है उसके अंदर ही, ठीक है। अपडेट का मतलब ये होता है कि कोई भी नया डेटा आया अपडेट हो गया। रीवैलिडेट का मतलब ये होता है पुराने डेटा को आप चेक कर रहे हैं कि नया डेटा तो नहीं आया उसके बदले में, फिर वो अपडेट कर रहे हैं, रीवैलिडेट भी और अपडेट भी हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया भाई? बहुत गर्मी हो गई क्या? फैन ऑन करवा देते हैं। अच्छा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है प्लीज फैन ऑन कर दीजिएगा सारे जो बंद हो गए। दोबारा बनाऊं, डेटा मंगवाऊं, फिर भेजूं, मेरे पास वो डेटा पहले से मौजूद है। उस डेटा के ऊपर मैंने 200 पेजेस बनाए और 200 पेजेस बना के अपने पास रख लिए। अब कोई भी उस डेटा को जब मांगेगा तो पहले से स्टैटिकली बने हुए रखे हुए आपके पास, उसमें कोई अब चेंज नहीं आएगा क्योंकि न्यूज फाइनल हो गई। बस वो आज जैसी रिक्वेस्ट जाएगी आपके पास फौरन दिख जाएगा पेज। तो इससे क्या हुआ, आपका जो आपने पेज बनाना था उसका टाइम बचा, आपका पहले से रखा रह गया और उसकी आप एसईओ भी अच्छी हो गई। यस, जी जी हाँ, बिल्ड बनानी पड़ेगी हर बार। तो नेक्स्ट क्या करती है, ऑटोमेटिकली रीवैलिडेट जब करते हैं तो बिल्ड बना देती है फिर वो। हाँ हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक मैनेज करती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। क्लियर है? चले जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं ट्रिक में नहीं हूँ, तो जल्दी फटाफट वाइंड अप करते हैं। स्टाइलिंग है, ऑप्टिमाइजेशन है और टाइप स्क्रिप्ट है, ये 3 फीचर मजीद है। स्टाइलिंग में हमारे पास क्या क्या होता है, इसके अंदर आप ग्लोबल सीएसएस भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। आप टेलमेंट के थ्रू सीएसएस भी कर सकते हैं या आप कोई और लाइब्रेरी के थ्रू भी जो है इंटेंट करवा सकते हैं। इंटेंट मतलब आप इसमें आप टेलमेंट भी यूज कर सकते हैं, इसमें आप मॉडर्न यूआई भी यूज कर सकते हैं, इसके अंदर आप शेयर्ड सीएन भी यूज कर सकते हैं। आप जो है डिफरेंट चीजें जो है इसके अंदर स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो भी जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे कितने पेजेस बन रहे हैं इसमें स्टाइलिंग के, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन समझ में आता है किसे कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो बहुत टाइम से बोला जा रहा है वही ऑप्टिमाइजेशन है। इसमें क्या क्या ऑप्टिमाइज करवाते हैं, इमेज, फॉन्ट्स और स्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। आप इमेज ऑप्टिमाइज कैसे करवाते हैं इसके अंदर, आपकी एक आपकी एक वेबसाइट बनाई है आप लोगों ने daraz.pa के नाम से, ठीक है। उसके अंदर आपने कुछ इमेजेस डाली हैं। अब वो क्या करेगा, इमेजेस को ऑप्टिमाइज करने के अपने पास इमेजेस सेव कर लेगा उसकी, या वो क्या करेगा जब आप लोग उसको खोलेंगे तो इमेजेस को थोड़ा स्लो लोड करेगा लेकिन डाटा पहले लोड करवा देगा आपके पास। तो उससे क्या होगा कि जो आपका मतलब वेटिंग पीरियड है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा और एज अ यूजर आपको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा कि आपको कुछ डिले हो रहा है आपके पास। इसी तरीके से फॉन्ट्स भी वो आपके पास अपने पास सेव कर लेता है और आपके पास ऑप्टिमाइज करता है। स्क्रिप्ट भी जो होती है आपके अपने पास ऑप्टिमाइज करता है ताकि जो है इन चीज़ों को लोड होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। आगे टाइप स्क्रिप्ट आपको पता ही क्या होती है। टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है, कौन बताएगा? टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है आपकी जावास्क्रिप्ट की सुपर सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने टाइप्स देनी होती है ताकि कोई भी गलती का चांस ना हो, ठीक है। अब हमने फीचर्स पढ़ लिया, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लें। ऐप राउटर, तो आज से पहले यानी कि Next.js 13 से पहले जो हमारे पास Next.js चलती थी तो वो किसके ऊपर चलती थी, वो पेज राउटर के ऊपर चलती थी वो, ठीक है। तो अब जो है डेप्रिकेट हो चुका है। अब जो एप्लीकेशन बन रही है वो किससे बन रही है, आपकी ऐप राउटर के बन रही है। जब हम अभी अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो तब हम बना के रखेंगे कि किस तरीके से पेज राउटर की, किस तरीके से ऐप राउटर और पेज राउटर काम कर रहा होता है हमारे पास। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। Next.js has 2 different routers, ठीक है। कौन कौन से राउटर हैं, 2 डिफरेंट कौन कौन से राउटर है हमारे पास, मिलके बोले तो न्यू राउटर है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अब हमारी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है न्यू वर्जन जो भी रिएक्ट का नेक्स्ट का आ रहा है वो किस पे आ रहा है, ऐप राउटर के ऊपर आ रहा है। तो ये न्यू राउटर है दैट अलाउ यू टू रिएक्ट लेटेस्ट फीचर्स। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बात हम रिएक्ट नेक्स्ट ही कर रहे हैं, बार बात रिएक्ट की आ रही है, क्योंकि जैसे एक सिक्के के 2 रूप होते हैं ना, इसी तरीके से जो हमारे पास एप्लीकेशन है आप या तो उसे रिएक्ट भी बोल सकते हैं और आप उसको नेक्स्ट ही बोल सकते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि हम तो नेक्स्ट पढ़ रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन नेक्स्ट ही खुली। क्या क्या होते हैं आपके, बेसिकली कंपोनेंट होता क्या है आपका, चंक्स होते हैं आपके।
जैसे हेडर का कंपोनेंट बन गया, नैव वाला कंपोनेंट बन गया, आपका जो है वो लेआउट का कंपोनेंट बन गया, आपकी डिस्क्रिप्शन का कंपोनेंट बन गया, फुटर का कंपोनेंट बन गई, सारे डिफरेंट आप कंपोनेंट बना रहे होते हैं। इसका फायदा क्या होता है कंपोनेंट्स का आपको? रीयूजेबल, मैनेजेबल होते हैं और रीयूजेबल होते हैं। अच्छा, रीयूजेबल कैसे होता है ये? लिंक करते हैं ना, एक बार बनाएंगे। एग्जैक्टली। अब आपने क्या किया, आप दो एप्लीकेशन एट अ टाइम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इत्तेफाक से आपके पास दोनों एप्लीकेशन किस तरह आई? उबर टाइप की आई, उबर की आ गई, गैगो की आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, चूंकि आपके पास नैव बार ऑलरेडी बना हुआ है, आपके पास एक बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है, आपके पास फुटर बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से उठा के उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं दूसरी एप्लीकेशन के अंदर भी, ऐसे ही है। और फिर आप थोड़ा बहुत डाटा चेंज करेंगे उसके अंदर, तो आपको क्या होगा, मेहनत कम लगेगी और चीज इफेक्टिव आपकी हो जाएगी। तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारा क्या काम है कि हम स्मार्ट वर्क करें, ना कि हम हार्ड वर्क करें। इसीलिए हमारे लिए डे बाई डे टेक्नोलॉजी जो है वो कन्वीनियंट होती जा रही है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो पेजेस राउटर होते हैं वो क्या करता है, पेजेस राउटर इज द original Next.js router which allowed you to build server and React application and continues to be supported for older Next.js application। समझ में आई ये बात किसी को? यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? क्यों? ये जो दो लाइन है, अब इसको कौन मुझे एक्सप्लेन करके बताएगा अपने वर्ड्स में कि पेज राउटर क्या है बेसिकली? जी बताइए, ब्लैक शर्ट। आई थिंक ये है कि हमें कस्टम जो है ना हर पेज पे बनाने पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। और कोई बताना पसंद करेगा? फीमेल्स में जो बताना पसंद करेगा कि बस मुझे इसका मतलब बता दें, सामने मैंने हाईलाइट कर दिया, आपके देख के बताना है, आपने कुछ थोड़ी करना है, कोई आपने हिफ्स नहीं करना है इस चीज़ को। हाँ, ये नहीं कि आपके ओल्डर वर्जन को भी क्या करेगा, आपको सपोर्ट करेगा ये, यानी कि जो चीज़ ऑलरेडी पीछे जा चुकी है और आपके नए वर्जन आते जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट जैसे कौन सा वर्जन चल रहा है, आपको कुछ आइडिया है इसका? 14.2 चल रहा है। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, सवाल नहीं बेसिकली टास्क है। ये 10-15 मिनट में रिसर्च कर लीजिएगा कि पेज राउटर कौन से वर्जन तक था और उसके बाद ऐप राउटर कौन से वर्जन में आया था। ठीक है, मैं रैंडमली किसी से भी पूछ लूँगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यही इसके अंदर मेन एक डिफरेंस था पेज राउटर और ऐप राउटर में। ठीक है, कि ऐप राउटर मजीद जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं हमें, जबकि जो पेज राउटर है वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं कि हम सर्वर साइड रेंडरिंग पे काम कर सकें, और इसके अलावा जो ओल्डर वर्जन नेक्स्ट.जेएस को हम सपोर्ट कर सकें। इस चीज़ को याद रखिएगा। और इसके अलावा क्या लिखा है, एट द साइड ऑफ द टॉप बार यू विल नोटिस अ ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट अलाउ यू टू स्विच बिटवीन ऐप राउटर एंड पेज राउटर। जो मैंने आपको अभी ये दिखाया था, ड्रॉप डाउन इसको कहते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन है आपके पास, जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप पेजेस राउटर पे क्लिक करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट भी है आपकी नेक्स्ट.जेएस की, अगर आप डिस्कॉर्ड पे देखेंगे तो डिस्कॉर्ड पे भी आपके पास नेक्स्ट.जेएस की कम्युनिटी है, तो आप सर्च करके वहाँ पे भी ऐड हो जाए। वहाँ पे लोगों के जो सवाल होते हैं नेक्स्ट.जेएस से रिलेटेड वो बहुत पूछ रहे होते हैं, मैं भी इस कम्युनिटी के अंदर हूँ ऐड, तो बहुत मैसेजेस आ रहे होते हैं मेरे पास उस चीज़ की। ठीक है, अच्छा अब हम कहाँ जा रहे हैं, ऑल द वे। अब हम ऑल द वे कहाँ जाए, मूव होंगे अपनी इंस्टॉलेशन की तरफ मूव होंगे, राइट। तो अब हम इंस्टॉलेशन के लिए हमें, आप सबने टाइपस्क्रिप्ट तो डाउनलोड किया होगा लास्ट क्वार्टर में इंस्टॉल किया। उससे पहले क्या रिक्वेस्ट थी आपके पास, नोड.जेएस की। तो सबके सिस्टम में नोड.जेएस होगा अभी, ऐसा ही है। तो उसके आपको क्या चाहिए, आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन के साथ साथ जो कि LTS हो। LTS का मतलब क्या होता है, LTS का मतलब लेटेस्ट होता है। LTS का मतलब क्या होता है, आप बता सकती हैं, फीमेल्स का मसला नहीं है इसमें, आप बता सकती हैं। LTS स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म सपोर्ट। लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या होती है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट। देखिए हमारे पास जब नए वर्जन आते हैं ना, तो नए वर्जन जो होते हैं बीटा में होता है हमारे पास, यानी कि उनका कुछ हमें प्रॉपर्ली पता नहीं होता कि वर्जन आगे चल पाएगा या ये वर्जन आगे नहीं चल पाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले वर्जन होते हैं वो ऑथेंटिकेटेड इस तरीके से होते हैं कि उसकी पूरी कम्युनिटीज़ के बैक एंड पे होती है आपके पास। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म सपोर्ट चल रही होती है, तो अगर आपके कोई एरर आता भी है या वो इतनी सारी से डेप्रिकेट नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि आपने नए उस पर एप्लीकेशन बना ली अपने वर्जन के ऊपर और वो आगे जाके वर्जन खत्म हो गया, तो फिर इससे आप लोगों को क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैकओएस, विंडोज़
या लिनक्स पे भी सपोर्ट करता है। क्या सपोर्ट करता है ये? Next.js को, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह से इंस्टॉलेशन होती है, एक होती है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन और एक होती है हमारे पास मैनुअल इंस्टॉलेशन, ठीक है। मैनुअल की तरफ कौन जाना चाहता है? कोई जाना नहीं चाहता, तो हम कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट ऑटोमेटिक पे जाना चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक हो गया। फोल्डर का नाम हम क्या रखते हैं? क्लास 1, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब सिंपली इसको हमने क्या करना है, जो हमारा वही एक CMD ओपन करना है, सबका फोल्डर क्रिएट हो गया यहाँ पे। साथ साथ करें तो देख लें, अदरवाइज आप यहाँ बोर्ड पे तवज्जो दें, वरना घर जाके आप लोगों को फिर याद रहेगा कि हमने क्या करवाया काम आपको, ठीक हो गया। ये आपके पास एक आपको एडिटर ओपन हो गया है VS कोड के नाम से, और यहाँ पे आपका फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में, या हम जब हम लोग दूसरे काम करते CSS या उसकी HTML की फाइल बनाते थे, तो हमें बाकायदा यहाँ से फाइल बनानी पड़ती थी, ऐसे ही है। लेकिन हमारे पास नेक्स्ट में और रिएक्ट में जो है वो ये सब काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। किस तरीके से हो रहा होता है? अब सिंपली हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ से न्यू टर्मिनल आपके पास ओपन हो गया यहाँ पे। अब आप लोग देख लें पावर शेल पे काम करना है या CMD पे काम करना है, इसको आप लोग खुद अपने तौर पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और सिंपली आके इसको आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। इससे पहले नोट का वर्जन चेक कर लेते हैं कि नोट का वर्जन क्या है हमारे पास। कैसे चेक करेंगे? नोट --- वर्जन। तो हमारे पास कौन सा वर्जन है इसका नोट का? 22.8.0 का वर्जन है हमारे पास, ठीक है, जो कि लेटेस्ट वर्जन होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली कि जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था वो हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने यहाँ पे ऐड लेटेस्ट लिखा है, इसका रीजन क्या है लेटेस्ट लिखने का? लेटेस्ट वर्जन कि हमारे पास जो है वो Next.js क्या हो जाए, लेटेस्ट इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, याद है आप लोगों को टाइपस्क्रिप्ट जब हमने इंस्टॉल की थी तो हमने @ के बाद क्या लिखा था वहाँ पे? हमने एक वर्जन लिखा था वहाँ पे 5.0.3 या 5.0.2 का वर्जन लिखा था हमने। तो क्या आपको लगता है अगर मैं लेटेस्ट की जगह यहाँ वर्जन लिखूंगी तो इंस्टॉल हो जाएगा मेरे पास? आप लोग अपने आप से लड़कियां बातें कर रही हैं या मुझे रिप्लाई दे रही हैं? क्या 1.5x स्लो कर दें? क्या करें? देखें, मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आपका माइंड कैसे काम करता है इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपका माइंड आपको मुसलसल ये सिग्नल इस वक्त भेज रहा है, यहाँ गर्मी बहुत है, पढ़ने में परेशानी हो रही है, बहुत से लोगों को भेज रहा होगा, ठीक है। ये पंखे चल रहे हैं, मैनुअल पंखे, बहुत सारे लोगों के गर्मी लग रही है। 2 मिनट के लिए सोचें कि ये इस वक्त इस क्लास का हिस्सा है जो अभी है गर्मी। वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है आपने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे कौन सी कमांड चलानी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे मैं आपको बताया कि यहाँ पे @लेटेस्ट लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं वर्जन का नाम भी लिखूंगी ना, Next.js का 13.1.0 वर्जन मुझे इंस्टॉल करना है, तो वो भी मेरे पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सिंपली करती हूँ, तो ये CMD का इशू होगा शायद। क्या माई ऐप कर दूँ? चलो ठीक है, माई ऐप कर देते हैं इसको, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट, येस और नो? यस करेंगे हम, क्यों? क्योंकि हमें टाइपस्क्रिप्ट में काम करना है। अगर नो करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, फिर हमारे पास जावास्क्रिप्ट चलेगी, यानी कि जो फाइल हमारी pages.tsx बनेगी वो फिर JSX बन जाएगी, क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट को मना कर दिया था। अब हम टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर देंगे, ओके। थर्ड क्या है, वुड यू लाइक टू यूज एस्लैंड। एस्लैंड क्या होता है ये? एस्लैंड ये होता है बेसिकली जब आप कोड लिखते हैं ना, तो जब लेट सपोज के बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, आपने एक वेरिएबल बनाया, आप भूल गए, आपने वेरिएबल को जो है वो यूज़ नहीं, डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। या इस तरीके से कुछ ऐसा कोड है जो अननेसेसरी है, जो आपकी फाइल में मौजूद है, आप कहते हैं बाद में चेक करेंगे, तो ESLint ये सारी चीज़ें मेक श्योर करती है। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप कोई कंसोल लॉग कराते होंगे तो कुछ लोग सिंगल कोड में लिखते होंगे, कुछ लोग डबल कोड में लिखते होंगे, ऐसा ही है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये सारे रूल्स प्री डिफाइंड हो जाते हैं स्ट्रिंग के अंदर। वो ये मेक श्योर करती है कि आपका जो कोड है ना वो क्लीन हो,
रूल्स के मुताबिक चल रहा हो। जी, कोड स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है, इसको हम ये स्लेट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, जब प्रोजेक्ट आपका बूटस्ट्रैप हो रहा है, अभी ये जो बन रहे हैं प्रोजेक्ट, इसमें वो ये स्लेट की कुछ कस्टम कॉन्फ़िगरेशन पहले से करके रख देगा, प्री बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन समझना, जिसमें अननेसेसरी वेरिएबल के ऊपर एरर दे देगा आपको। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ताकि आपकी आसानी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत अच्छी एप्लीकेशन बना रहे हो, लेकिन आपके साथ हो सकता है और 10 डेवलपर्स और भी काम कर रहे हो। आप चाहते हैं कि एक जैसा कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो, आप चाहते हैं कि तमाम के तमाम डेवलपर्स फॉलो करें कि डबल कोड में लिखेंगे, जितनी भी वैल्यूज लिखेंगे सिंगल कोड में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो किसके जरिए आप इंप्लीमेंट करवाएंगे, ये स्टैंडर्ड की मदद से। रूल्स, कोडिंग स्टैंडर्ड के रूल्स होते हैं बस। क्लियर है ये चीज? ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, यस करना चाहिए, नो करना चाहिए? ठीक हो गया। अब हम इसे एंटर करते हैं। अब ये क्या पूछे हमसे, वुड यू लाइक टू यूज टेलविंड सीएसएस, यस और नो? ऑफ कोर्स हमें इसको टेलविंड यूज इस पे भी एक क्वेश्चन है मेरा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझसे या हमसे पूछी ये बात कि सर सीएसएस और टेलविंड सीएसएस में फर्क क्या, हम क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब बहुत सिंपल है। एक चीज है जो आप हर बार शुरू से लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीएसएस में क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डॉट से बनती है क्लासेस, याद है, डॉट नोटेशन से। अब क्लासेस के अंदर फॉर एग्जांपल आपने क्लास बनानी है, कलर रेड देंगे, फॉन्ट साइज 22 देंगे, बैकग्राउंड ग्रीन देंगे, एनीथिंग जो आप चाहें। तो क्या करेंगे, स्क्रैच से लिख रहे हैं पूरी क्लासेस। क्या कर रहे हैं आप, क्लासेस स्क्रैच से लिख रहे हैं। टेलविंड सीएसएस कहती है कि मैंने आपके लिए क्लासेस बना के दे दी हैं और मेरी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप जाके पढ़ लें। आपने उन क्लासेस को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, और वो सीएसएस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, हमने पहले से लिखी हुई आपके लिए। समझ रहे हैं बात को? तो टेलविंड सीएसएस ने आपके लिए पहले से यूटिलिटी क्लासेस बनाई हुई हैं, जो आप अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे। सिर्फ क्लास का नाम लिखना है आपने, क्लास की इंप्लीमेंटेशन नहीं लिखनी है आपने। तो क्या होगा, वो क्लास क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। और इसका सिंपल सा हल ये है कि फॉर एग्जांपल आपने क्लास अप्लाई करी, फॉन्ट वेट को क्या किया आपने, बोल्ड कर दिया। फॉन्ट वेट क्या मतलब, जो फॉन्ट है थोड़ा उसको आपने मोटा कर दिया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, टेलविंड सीएसएस पे जाएंगे, फॉन्ट सेक्शन में जाके देख लेंगे कौन सी क्लास है उसके लिए। सिंपल है ना? आप भी अपनी सीएसएस की क्लास बनाते थे और फिर लगाते थे ना, उससे बेहतर है टेलविंड की यूज कर लें। जो क्लासेस आपको टेलविंड में ना मिले उसकी फिर कस्टम बना लें। जी नहीं, बहुत बेहतर है कि आप खुद ना बनाएं। जी, उसकी रीजन है, आप खुद बनाने बैठेंगे कितना टाइम लगेगा आपको? आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है कि किस तरह का प्रोजेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कस्टम प्रोजेक्ट बनाना है तो कस्टम सीएसएस लिखेंगे, कुछ लोग कहते हैं टेलविंड बनी बनाई है, बस इसको लगाओ और यूज़ करो। मार्केट में इस वक्त क्या है, लोग ये चाहते हैं कि बनी बनाई कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जो अप टू द मार्क स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, तो वो यूज़ करने तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए टेलविंड सीएसएस बहुत इन है, क्योंकि इसमें आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, और आप इसको यूज़ करके क्या करते हैं, चीज़ें इजीली बना लेते हैं। लेकिन आपको कस्टम करनी है, यू कैन डू, इट्स ऑल अप टू यू। ऑल क्लियर? चलो देखिए, ये जितनी फैसिलिटीज़ है ना, जी लाइब्रेरीज बनी है आपके पास स्टाइलिंग की, टेलविंड तो एक नाम आप सुन रहे हैं ना, इसके अलावा आपके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज जब आप काम करने बैठेंगे तो आपके सामने से गुजरेंगी, और सबको जो इंस्टॉल करने का तरीका सेम ही होता है। लेकिन ये किस लिए बनाई जाती है, या आपकी फैसिलिटीज़ के लिए बनाई जाती है। जैसे सर ने बताया कि एक सीएसएस लिखने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। आप लोगों ने किया है ना कि कोर्स सीएसएस में काम किया होगा, तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ से कि कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और वो परफेक्शन, वो आइडियल चीज़ आती भी नहीं आपके सामने बन के, है ना। लेकिन जो एक चीज़ बना बनाया प्लेट आपके पास होती है, बस आपने यह करना है, उसको अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करना है, और एडजस्ट करने की बातें करना है, उसको कस्टमाइज करके अपना काम करना है। उसमें आप नॉर्मल सीएसएस डाल सकते हैं, जो कोर्स सीएसएस होती है वो भी आप इंटरवीन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बात होता है कि अगर मैं टेलविंड सीएसएस यूज़ कर लूँ यहाँ पे, तो उसके बाद इसके अलावा मैं कोई और लाइब्रेरी यूज़ कर सकती हूँ उसके अंदर? यहाँ पे मुझे एक ने जवाब दिया कि हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब आप में से बताएं, कोई और मुझे बताए इसका बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर कि टेलविंड सीएसएस मैंने यहाँ पे यस कर दिया, ठीक है, अब ये चला गया। अब इसके अलावा अगर मुझे कोई और लाइब्रेरी यूज़ करनी है सीएसएस रिलेटेड, तो क्या मैं कर सकती हूँ? नो या यस? और नो कितने लोग बोल रहे थे? इस पे भी क्वेश्चन बनता है, बहुत सिंपल सा है, फौरन जवाब पता चल, खवातीन इजीली कनेक्ट कर लेंगे, बॉयज़ को थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बिरयानी बनाते हैं ना सब लोग, बिरयानी बहुत चलेगी हमारी क्लास में, बता रहा हूँ आपको।
ठीक है, अब ये पता नहीं कब आए बन के, ठीक है। तो क्या ऐसा हुआ है कि कभी आपने शान और नेशनल के दोनों के मसाले मिला के बिरयानी बना दी हो? एक यूज़ करेंगे ना एक वक्त में, ठीक है, दोनों भी यूज़ कर सकते हैं ना, लेकिन क्या होगा, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है, क्लैशेस हो जाएंगे। इस तरीके से टेलमेंट जब CSS यूज़ करते हैं ना, उसके साथ हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं इस चीज़ की कि दूसरी और कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल इसके साथ ना करें CSS की, क्योंकि टेलमेंट यूज़ किए तो उसके जरिए हम काम करें, ताकि प्रोजेक्ट एलियास बोल सकते हैं। एलियास क्या होते हैं? क्या होते हैं एलियास? मैं एग्जाम्पल, इसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसकी भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। वेरी सिंपल, बिरयानी में एब्सोल्यूट नहीं होता कुछ भी, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आप गवर्नमेंट हाउस में एंटर होते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि भाई कि आप मार्की में जाके बैठ जाएं, तो उन्होंने क्या किया, आपको मार्की का रेफरेंस दे दिया डायरेक्ट। क्या किया, आप मार्की में आके क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। तो क्या किया आपने, उसका एलियस डिफाइन कर दिया कि मार्की क्या है, कि एलियस है। ये जरूर बिल्ली होगी। एंट्री लीजिएगा, एंट्री लेने के बाद कार्ड चेक कराइएगा, सीधे सीधे चलते हुए जाइएगा, पानी का कूलर आएगा, उससे आगे जाएंगे, लेफ्ट हैंड पे गेट आएगा, एंट्री मारिएगा और गर्ल्स सेक्शन में गर्ल्स बैठ जाए, बॉयज सेक्शन में बॉयज बैठ जाए। आपने क्या किया, पूरा पार्ट डिफाइन किया। क्या किया? तो इससे बेहतर है कि हमें एप्लीकेशन में पूरे पूरे पार्ट डिफाइन करने पड़े। कोई फाइल इंपोर्ट करने के लिए हम एलियस क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें SRC से कोई डेटा उठाएं तो हम SRC डायरेक्ट लिखें, उस SRC से डेटा आ जाए। कंपोनेंट्स का फोल्डर बने तो कंपोनेंट से सारा डेटा आ जाए, ठीक है। स्टाइलिंग का कोई फोल्डर बने तो स्टाइलिंग उठ के आ जाए। तो ये एलियस ये काम करता है। क्लियर हो गया? सर मैं सोचूं कि जो दूसरे क्लास के स्टूडेंट हैं वो लिखते होंगे कि हमने क्लास में पढ़ा ऐप राउटर वर्सेस पेज राउटर, ये पढ़ा, ये तो क्या लिखेंगे, बिल्ली वर्सेस बिल्ला, क्या आया था क्लास के अंदर? ऐसे ही पूछा भाई। तो आप लोग क्या करेंगे यार, ऐसे जाके पोस्ट करेंगे लिंक्डइन के ऊपर चीजें क्या? अच्छा, कुछ खबरतीन बिल्ली की आवाज भी निकाल देंगी। नहीं, ये मर्द निकाल लेते हैं। अच्छा, ये भी निकाल देते हैं? हाँ, ये भी निकाल लेते हैं, लेकिन आपके पास जब राउट से स्टार्ट होंगे ना, जो आपने कोई डेटा इंपोर्ट करना है तो @मार्की लिखेंगे आप, तो मार्की में डायरेक्ट चले जाएंगे। इट इज सिमिलर टू दैट। हाँ, वो डॉट लगा के क्या होता है, वो फिर वो पूरा एब्सोल्यूट पाथ बनता है उसका। वो हम आपको बता देंगे जब पाथ डिफाइन करेंगे ना इंपोर्ट करते वक्त, वो हम आपको बता देंगे कि ये कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं तो अभी करना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको गौर से देखिएगा। Miss, क्या कि ये करना क्या है? इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉलिंग क्या कर रहे हैं, सब पे yes किया। रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट। ये क्या हुआ भाई, हम तो पढ़े नेक्स्ट, तो सबसे पहले क्या इंस्टॉल कर रही है आपके पास, रिएक्ट इंस्टॉल कर रहा है। फिर ये क्या इंस्टॉल कर रही है, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल कर रहे हैं। डॉम क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जहाँ हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं अपनी, ठीक है। रिएक्ट डॉम कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या इंस्टॉल कर रही है, नेक्स्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी से बात करें, डेव डिपेंडेंसी की बात करें, तो क्या क्या इंस्टॉल कर रही है, टाइपस्क्रिप्ट कर रही है, एड टाइप। आपको याद है जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो हम सभी मैनुअली लिखते थे सब चीज़ें, ऐसे ही है ना, मैनुअली टाइप करते थे और फिर हम उसको सॉल्व करते थे वन बाय वन लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज को। तो ये सारी डिपेंडेंसी क्या किया इसने, इंस्टॉल कर दी है, ठीक है। क्या है? बिल्ली काट रही है। यहाँ पे यूजर में /GIIC का एक फोल्डर है, /डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे क्या बना हुआ है आपका, एक क्लास 1 का फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर क्या है, नेक्स्ट JS की क्या इंस्टॉल हो गई है, माई ऐप इंस्टॉल हो गई। तो ये क्या बना हुआ है आपका, पूरा पाथ बना हुआ है यहाँ पे कि कहाँ पे आपकी एप्लीकेशन लोकेटेड करती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसने हमें एक बेसिकली ये बता रहे हैं कि यहाँ पे नीचे npm इंस्टॉल npm भी होता है, नोट पैकेज मैनेजर। वो कहते हैं थोड़ा सा आपका आउटडेट, मतलब पुराना वर्जन, आउटडेटेड तो नहीं, अगर आप अपडेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट अगर आप इग्नोर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दैट इज फाइन, इसमें वो मसला नहीं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अब हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एक फोल्डर क्रिएट हो गया है यहाँ पे माई ऐप के नाम से। हम इसको ओपन करती हूँ अगर, तो ये जो है हमारे पास लाइन से बहुत सारे फोल्डर्स बने हुए आए, ठीक है। इन सब फोल्डर्स का एक मकसद है, पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरा मकसद है इन फोल्डर्स का। हर फोल्डर स्पेसिफिकली एक काम कर रहा है यहाँ पे। जब आपने रिएक्ट में ऐप बनाई थी तब ये सामने आया था, आपके आया था ना वो सामने। तो अब आप लोग इस चीज़ को मानते हैं कि रिएक्ट और नेक्स्ट दोनों जैसे ही ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे हमारे कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे TS कॉन्फ़िग का फोल्डर बना हुआ है। TS कॉन्फ़िग का फोल्डर पहले भी देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे ही जब इंस्टॉल करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास एक
ts config का .json का एक फोल्डर बनता है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, सारे कंपाइलर्स वगैरह होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कंपाइल हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक टेलविंड का बन गया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे टेलविंड के साथ में क्या की थी, इंस्टॉल की थी। हमने बताया था कि हम टेलविंड भी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक टेलविंड का भी वो बन गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे सोर्स फोल्डर लिया था SRC, तो ये देखें यहाँ पे हर पाथ में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे SRC आ रहा है। यहाँ पे क्यों SRC आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जब एप्लीकेशन बनाई थी तो उस समय मैंने सेलेक्ट किया था सोर्स फोल्डर को, तो हर चीज़ जो है वो इसी पाथ से चलेगी, अब सोर्स फोल्डर से चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रीडमी का फोल्डर है, ठीक है। अब रीडमी के फोल्डर में बस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले उन्होंने बताया कि कैसे चलेगी वेबसाइट आपकी, npm run dev चलेगी, यानी इंस्टॉल हो चुकी है लेकिन अभी तक मेरे पास वेबसाइट मेरे पास चली नहीं है, ठीक है। रेंडर नहीं हुई वेबसाइट। रेंडर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसको, या तो मुझे npm run dev करना पड़ेगा या मुझे yarn dev करना पड़ेगा। yarn क्या चीज़ है आपके पास, जिस तरीके से npm होता है इस तरीके से आपके पास क्या होता है, yarn भी होता है। इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। npm इंस्टॉल करते हैं आप लोग, किया था ना npm इंस्टॉल, आपने नोट किया था, npm इंस्टॉल किया था। इसी तरीके से आपको yarn भी इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपको npm में काम नहीं करना तो आप yarn में कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, yarn जो है स्पीड से काम करता है आपके पास, आप देखेंगे अगर तो yarn आपके पास ज़्यादा स्पीड से काम करता है, लेकिन आपको फिर हर जगह पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, yarn यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ npm यूज़, ठीक है। इसके अलावा आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन, pnpm dev के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी pnpm क्या है, ये भी पैकेज मैनेजर है, ठीक है, जो उसके नीचे बने, ये भी एक पैकेज मैनेजर है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते देयर हैं। आर मैनी जो आप लोग यूज़ करें। मैं आप लोग कहूँगा या तो yarn कर लें या npm कर लें, ये दोनों सबसे अच्छा। और ये बन गया, इट्स अप टू योर प्रेफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर जो yarn से किया तो yarn कंटिन्यू करें, npm से किया तो npm कंटिन्यू करें, ठीक है। ठीक हो गया। इसके अलावा लाइन नंबर 17 में आपको बताया रीडमी फाइल, आपको तमाम चीज़ें बता देगी, यानी कि वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता, जिनको याद नहीं रहेगा कि हम एप्लीकेशन कहाँ पे स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, तो वो रीडमी वाली फाइल में जाकर तमाम चीज़ें रीड कर सकता है। रीडमी फाइल क्यों बनती है, MD क्या होता है, readme.md क्या है, ये MD क्या होता है, किसका एक्सटेंशन होता है MD फाइल, MD कौन सी लैंग्वेज होती है, .html होता है, .css होता है, .md क्या है, ये मार्कडाउन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हम लोग हार्ड कोडेड चीज़ें लिख रहे होते हैं सारी, जो हमारी एप्लीकेशन में नीडेड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लाइन नंबर 17 में बताया कि कहाँ चलेगा, आपकी लोकल होस्ट 3000 के ऊपर चलेगा आपके। जब आपने React इंस्टॉल की थी वो कहाँ चल रहा था आपका, 5000 समथिंग में चल रहा था, ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर दो एप्लीकेशन बनाऊंगी, दोनों 3000 में चलेंगी, फिर क्या होगा, एक 3000 चलेगी और दूसरी पे चलेगी 3001 पे चलेगी, ठीक है। अगर मैं तीसरी एप्लीकेशन बनाऊंगी तो उनके पे चलेगी 3003 पे चलेगी, क्योंकि सबके लोकल होस्ट जो है वो डिफरेंट होंगे हर एप्लीकेशन के। ऐसा नहीं है कि अगर आप एप्लीकेशन 4 चला रहे हैं अपने पास सबका सेम लोकल होस्ट, ऐसा नहीं होगा, ठीक हो गया। तो इसको भी ना देख लीजिएगा कि जो है हम पेज और TSS लिखते हैं तो इसमें क्या फ़र्क होता है, अगर हम डायरेक्ट TSS लिखें तो उसमें क्या होगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देती हूँ फ़र्क, अगर हम TSX लिखेंगे ना तो हमारा एमिट काम करता है। एमिट क्या होता है, ये फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, अपने माइंड को लेके जाए वहाँ पे, एमिट एब्रीविएशन पढ़ा था हमने क्लास में, पढ़ा था एमिट एब्रीविएशन। वो क्या होता है, आपके टैग्स वगैरह का शॉर्टकट होता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पूरा लिखना नहीं पड़ता, डिव बना रहे हैं ना अगर आप, तो अगर आप x यूज़ कर लेंगे TSX तो आपको एमिट आपकी क्या हो जाएगी, उसके अंदर एक्टिव हो जाएगी। फिर आपको डिव आपको सेल्फ क्लोज नहीं करना पड़ेगा कि डिव पूरा बना भी रहे हैं क्लोज भी कर रहे हैं। जैसे आप डिव लिखेंगे वो डिव ओपन में होकर आएगा, सामने क्लोज भी होकर आएगा आपके सामने। समझ आ रही है आप सबको, कोई सवाल है यहाँ तक अभी तक किसी का, कोई स्पीड का इशू, समझने का इशू, आवाज़ का इशू, गर्मी के अलावा कोई मसला तो बताएं। क्या कह रही हैं आप, अभी समझें, अभी से वे काम करें। अभी जो मैडम पढ़ा रही है ना, सिर्फ उसको इस वक्त देख लें कि कर क्या रहे हैं अभी आप, ठीक है। घर पे जाके इसकी बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये चीज़ आराम से क्लियर जाएगी और इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी लिखी हुई है। अभी क्या होगा कि आपने आधी बात सुनी, आधा ध्यान आपका कहाँ लग गया, लैपटॉप पे लग गया, तो क्या होगा उससे आप ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो आपने क्या करना है, फोकस करना है, पहले जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें, उसके रीडमी वाली
फाइल आप पढ़ाएं तो ये फाइल वाली बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे भी फोकस करें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ कि आपको जो भी चीज़ समझ नहीं पढ़नी है डॉक्यूमेंटेशन में करें और जाके उसको पढ़ाई करें। इसके अलावा पोस्ट CSS ये वाली फाइल है हमारे पास, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ बेसिकली पोस्ट css.config.mjs, समझ आ रहा है जब तक लैपटॉप में ठीक है। mjs का मतलब क्या है? पहले तो आपने तो js पढ़ा है स्टफ। ये mjs क्या है? मदर ऑफ js। क्या बात है, अब बात आ जाती है, ठीक है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है Node.js जब बेसिकली ये एप्लीकेशन आपकी चल किस पर रही है? Node.js पे चल रही है। किस पे चल रही है? तो Node.js दो चीज़ों से अंडरस्टैंड करती है, CJS होता है और एक MJS होता है, कॉमन JS और मॉडर्न JS। तो इसमें जो कोड लिखा हुआ है कौन सा लिखा हुआ है? मॉडर्न JS का कोड है वो। तो इसमें कन्फिगरेशन लिखी हुई कुछ किसकी लिखी हुई है? Tailwind CSS की। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक फाइल है। आप अगर Tailwind CSS की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो उसमें मल्टीपल कन्फिगरेशन है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है जिससे आपकी वेबसाइट क्या हो जाएगी? चल जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो, अभी पैकेज और जेसन के अंदर क्या था, लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। सारी पैकेज और जेसन में आपकी पूरी फाइल की कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी फाइल में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, आपके नेम क्या है, आपका वर्जन क्या यूज़ हो रहा है, आप इसके अलावा आप किस तरीके से रन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा ही है। डिपेंडेंसीज कौन कौन सी इंस्टॉल हुई हुई, डेव डिपेंडेंसीज कौन कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपके पास कहाँ मेंशन होती है? पैकेज की फाइल के अंदर मेंशन होती है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा पैकेज -log.json आ गया, इसमें भी सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर आपके पास जो बाकी आपने इंस्टॉल किए चीज़ें उसके वर्जन भी हैं इसके अंदर। जैसे कि आपके पास ये कौन सा वर्जन, नॉट मॉड्यूल का वर्जन बता रहे हैं, कौन सा वर्जन नॉट मॉड्यूल का, ये वाला वर्जन है। इसके अलावा ये इसलिए तो कौन सा वर्जन है, ये वाला वर्जन है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा इंस्टॉल की है ना, उनके सबके वर्जन भी कहाँ पे आ गए हैं? पैकेज-log.json में, ठीक है। आई होप इसमें कोई सवाल नहीं होगा आप लोगों का, ये है नहीं क्या? हाँ ये ना नो मिस क्लियर है? ऑल क्लियर? यस लड़कियों यस मिस ऑल क्लियर? यस थम बना के दिखा दो ऐसे, गुड। लड़कियों को बोला मैंने। अच्छा, एक चीज़ और इससे डिस्कस कर लेते हैं। मैडम ने भी दो चीज़ें डिस्कस करी, डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज। दोनों में क्या फ़र्क है? अगर आपने रमज़ान कोडिंग नाइट की क्लासेस ली हैं तो आपको ये चीज़ अच्छी तरह याद होगी, क्या फर्क है? और ये हम पढ़ा चुके हैं। डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज सर अमीन ने बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी थी। मैं एग्जाम्पल देके सर अमीन की एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ दोबारा। आपके पास एक फ्रेम है जिसमें क्या पिक्चर है, और वो पिक्चर आपने क्या करनी है? अपने रूम में क्या करनी है? हैंग करनी है। तो आपको क्या चाहिए? एक फ्रेम, एक कील और एक हैमर, हथौड़ा, सही है। लेकिन जिस वक्त आपको फ्रेम लगाना है तो कील ठोकने के लिए आपको क्या चाहिए? हथौड़े की ज़रूरत है। आपने यूज़ किया उसको, लेकिन जब वो आपने कील ठोक ली, आपने फ्रेम किया, तो उसके बाद हथौड़े की ज़रूरत है, वो चले गया। तो जिस वक्त आप डेवलपमेंट कर रहे थे ना, तो उस वक्त कुछ लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं कि जिस वक्त डेवलपमेंट के वक्त ज़रूरत होती है, लेकिन जब वो एक दफ़ा प्रोडक्शन में चली जाती हैं या बन जाती है, एप्लीकेशन फाइनल हो जाती है ना, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये फ़र्क होता है डिपेंडेंसीज और डेव डिपेंडेंसीज, ठीक है। अब जो आपका फ्रेम है और जो कील है वो डिपेंडेंसीज हो गई, और हथौड़ी क्या हो गई आपकी? डेव डिपेंडेंसी। इस तरीके से इसमें भी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उसके साथ साथ आपके पास एक और फाइल है package-log.json, ये हाइफन भी कह सकते हैं इसको। ये क्या होता है? आपने कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी, उसकी हो सकता है कि अपनी भी और डिपेंडेंसीज हो जो मिलकर वो एप्लीकेशन बना रही हो या वो एक मॉड्यूल बना रही हो। नोट मॉड्यूल्स है ना इसमें बहुत सारे, जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की। फॉर एग्जांपल जैसे टेलविंड से इंस्टॉल किया, आपने क्या करी? टेलविंड। तो टेलविंड हो सकता है कि पीछे और भी बहुत सारे नोट मॉड्यूल्स यूज़ कर रही हो, तो ये उसका पूरा ट्री बनता है, उसकी डिटेल बनती है पूरी कि ये पैकेज, इसके मजीद पैकेजेस, ठीक है। ये आपके जानने की चीज़ नहीं होती, ये जो आपके पास नोट मॉड्यूल्स है, जो नोट जैसे, वो याद रखती है इस चीज़ को कि हमें किस तरीके से कौन सी चीज़ को मेंटेन करना है। इसलिए दो फाइल आपके हमेशा सिस्टम में मौजूद होंगी। जो लोग npm यूज़ कर रहे हैं उनके पास package-log.json आएगी, और जो लोग yarn यूज़ करते हैं उनके पास कौन सी आती है?
yarn डॉट लॉक, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन दोनों सूत्रों में होगी, वहाँ पे yarn डॉट लॉक हो जाती है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और यहाँ पे हो जाती है पैकेज डॉट स्लैश लॉग डैश डॉट जेसन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये सिंपल सी बात है कि जो नॉट मॉड्यूल इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर भी और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे जो वो लाइब्रेरीज यूज़ कर रही होंगी, तो उसकी ये डेटा होता है यहाँ पे। क्लियर है? और इसको आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है खास फिलहाल। ऑल क्लियर? आगे चलते हैं। इसके अलावा आपका वही mjs फाइल आ गई next.config.mjs। अभी किसकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है यहाँ पे? नेक्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल से वही फाइल है यहाँ पे, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ना उसको आपको छेड़ना है, इसको एज इट इज रहने देना आपने, ठीक है। अब यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे क्या टीएस की फाइल बनी है, टीएस में क्या लिखा हुआ है next-env.d.ts। -env मतलब क्या है? ये इन्वायरमेंट है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने इन्वायरमेंट बता दिया। अब जो ये वाली फाइल, ये बहुत मजे की फाइल है। ये कौन सी फाइल है? ये .gitignore। ये वो फाइल है जो आपको अपने रियल लाइफ में करना चाहिए, इग्नोर। ऐसे ही है ना? अच्छा, यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम जो हमने किया था टीएस में, जब टाइपशीट पढ़े थे, तो हम कौन सी फाइल को gitignore में डालते थे? नॉट मॉड्यूल में डालते थे। लेकिन यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स को हम डाल रहे हैं? .pnp को, .pnp.js को, .yarn, ये सारे वो है कि जो आप इंस्टॉल करेंगे डिपेंडेंसीज। मैंने आपको क्या बताया था? yarn यूज़ करना है तो yarn इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको pnp यूज़ करना तो pnp इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आपकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ना उसकी, वो दूसरों के लिए यूजलेस है, ठीक है। यानी कि जब आप किसी को अपने गिट पे इसको पोस्ट करते हैं, डालते हैं, या आप किसी को भेजते हैं एप्लीकेशन, तो वो क्यों सब चीज़ें बकवास इंस्टॉल करेगा आपकी? ऐसे ही है ना? तो ये सब चीज़ें क्या करी हैं उसने? इग्नोर कर दी, .git में डाल दिया, .git इग्नोर फोल्डर में डाल दी। स्लैश कवरेज आ गई टेस्टिंग के लिए, ठीक है। next.js में क्या किया इसने? .next को आउट को उसने क्या किया? git इग्नोर में डाल दिया। इसने प्रोडक्शन के अंदर क्या किया? बिल्ड को डाल दिया। मिसलिनियस में .ds-store डाल दी, .pem को डाल दिया, ठीक है। डीबग के अंदर डाल दी। सारी इसने क्या किया है? जो जो यूजलेस है ना, जो सिर्फ उसको आपकी नीड थी और किसी और की नीड नहीं है, तो उसको उसने क्या किया? git इग्नोर के फोल्डर में डाल दिया। आज जब आप अपनी एप्लीकेशन को, अब यहाँ पे क्या आ गए? फॉर्म्स आ गए कि आपने कौन कौन से फॉर्म्स यूज़ किए हैं, तो उसका क्या राउट होगा? SRC के अंदर ऐप के अंदर फॉर्म्स के अंदर ये दो फॉर्म है आपके पास, ठीक है। इसके अलावा favicon.icon, ये कौन सा आइकन है आपका? जो वेबसाइट के ऊपर लिखा है। ये next.js के जो आइकन यूज़ किए गए वर्सन का, ये वो आइकन होगा। अभी आती है यहाँ पे globals.css आती है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। globals.css के अंदर क्या है? यहाँ पे फाइल के अंदर ये क्या लिखा हुआ है? टेलमेंट बेस्ड कॉम्पोनेंट यूटिलिटीज़, ठीक है। ये इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? टेलमेंट से इंपोर्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। बाकी जितनी भी हैं आपकी, ये सारी क्या है? ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब क्या होता है? ग्लोबल मीन्स क्या होता है कि इसमें सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं। रैंडमली आई वुड लाइक टू पिक कैसे ब्लैक स्कार्फ और ग्रीन अबाया। यस, आप जी, आप ही, आपने ग्लासेस लगाए हुए ना, आपकी बात कर रहा हूँ। बताएं ग्लोबल क्या होता है? सर ग्लोबल CSS होती है जो आपकी पूरी वेबसाइट पर आता है। अरे आप नहीं, ग्लासेस तो लगाए हुए आपने, लेकिन आपको ग्रीन अबाया नहीं है, ठीक है। आपके पीछे और उनसे पीछे जो पीछे देख रही है आपका, मुझे मेरे में स्कार्फ समझ में नहीं आ रहा कौन से कलर का, आई एम सॉरी। बताइए, मुझे तो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। हाँ, क्या इतनी दूर लेके जाने में सब जगह एक्सेसिबल हो रहा है, एक्सेसिबल होता है सब जगह पे। और क्या होता है? अब एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, घर में रहते हैं, घर में कुछ रूल्स होते रहने के, होते हैं कुछ रूल्स अपनी सेट करती हैं, हमेशा 700 वो ग्लोबल रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कहाँ सब पे अप्लाई होते हैं वो, सब कुछ बता दे। ठीक है। कुछ वाली साहब के भी होते हैं, वो लड़कों पे थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका एक रूम है, जिस रूम में आप रहते हैं, उस रूम में ग्लोबल रूल्स अप्लाई होते होंगे, लेकिन कुछ आपके अपने रूल्स भी होंगे। किस तरीके से आप रूम में रह रहे हैं, आपने कपबोर्ड की सेटिंग कैसे की हुई है, कपड़े किस तरीके से आप कैटेगराइज करते हैं, सब टू यू ना। तो क्या हो गया? ग्लोबल CSS वो CSS है जो पूरी एप्लीकेशन के ऊपर इम्पैक्ट करेगी, या जहाँ ज़रूरत है तो उसकी फाइल बनी हुई ग्लोबल्स डॉट, क्या नाम है फाइल का? CSS। और उसमें क्या है? टेलमेंट की कुछ कॉन्फ़िगरेशन
कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं, कुछ CSS इंपोर्ट हुई थी उसके अंदर टैलविंड की, वो टैलविंड की CSS क्या होगी, ग्लोबल CSS के अंदर आ गई। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि टैलविंड अब आपके एप्लीकेशन में चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये देखें ऊपर इंपोर्ट की और एट द टैलविंड बेस कंपोनेंट्स यूटिलिटीज़। तो उसके अलावा एक रूट इन्होंने बताया, फिर मीडिया क्वेरी बताई। फिलहाल आपको उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ग्लोबल है जो पूरी एप्लीकेशन पे क्या होगी, इम्प्लीमेंट होगी, अप्लाई हो जाएगी। हाँ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अभी आप लोग घर पे जाके प्लीज़ इसको मॉडिफाई करने मत बैठ जाइएगा। रीज़न, जो चीज़ पढ़नी सीखनी थी उसके बजाय कुछ और चीज़ में बैठ जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, पहले इसको सीखें, अंडरस्टैंड करें, जब आप चीटर बन जाएं तो जो भी इच्छा करते हैं। ऑल क्लियर? एनर्जी डाउन हो चुकी है सबकी। कितनी? 100%। मेरे पास एक इतना सही जूस रखा हुआ है, इससे ज़्यादा है नहीं। जूस भी नहीं कह सकते इसको, आप शरबत कह सकते हैं। शरबत और जूस में फ़र्क होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्या हो काम करते हैं, गया? अपनी एप्लीकेशन रन करते हैं यहाँ पे। कैसे रन करेंगे हम लोग एप्लीकेशन अपनी? NPM रन डेव। चल जाएगी। यस, लोकल होस्ट खुलेगा। एरर आ गई क्यों? इंटरेस्टिंग एरर है बहुत। क्या मसला है, क्या है? NPM इंस्टॉल होगा। CD लिख के मुझे तो लगता है कि लिखेंगे। बिल्कुल सही कमांड चलाइए मैडम ने, पता है। NPM इंस्टॉल। NPM इंस्टॉल। कितने लोगों को लगता है मैडम ने सही कमांड चलाई, इंप्रेस कर जाए। कमांड सही है। कमांड सही है, लेकिन पहले कमांड वो चलेगी। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाए। अभी रीज़न नहीं पूछा, अभी पूछा कमांड सही रन किए नहीं किए, अभी हाँ या ना? देखिए यही छोटे छोटे तरीके होते हैं, इस वक्त हम आपको सिखा रहे होते हैं। ये मिस्टेक आप भी करेंगे और करते हैं। ये मिस्टेक होती है और स्क्रीनशॉट लेकर सर मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही, थोड़ा सा स्टडी कर लें क्यों नहीं चल रही। आपके पास भी आते हैं बिल्कुल मैसेज, ऐसे ही है। आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोग भी आते हैं पर्सन। अभी एक मैसेज आया डिस्कॉर्ड पे, सर गर्मी से दिल गार्डन गार्डन हो गया। अभी आया डिस्कॉर्ड पे थोड़ी देर पहले। हमारा तो गर्मी से दिल कुछ अजीब ही हो रहा है, किसी का गार्डन हो रहा है। ये पॉजिटिविटी है बेसिकली, और पॉजिटिव है। मैं चाहती हूँ कि वो सामने स्टेज पर आए और आके बाकी लोगों को मोटिवेट करें कि कैसे अपना दिल गार्डन किया उन्होंने इतनी गर्मी में। अच्छा नाम नहीं दूंगा मैं, नाम तो मेरे पास आया हुआ है। तो सबने देखा होगा ना। अच्छा पर्सनल मैसेज आया आपको? हाँ, डिस्कॉर्ड पे पर्सनल मैसेज आया। वो पर्सनल लाइफ तो सही है। चले, अच्छा बिल्कुल आप लोग सही आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छा एक मिनट, ये उठ के आ रही थी, मैं समझी शायद ये है। उसको पता भी नहीं है, मस्त चलती जा रही है। फोल्डर की लोकेशन सही नहीं है, तो अभी मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? कैसे जाएंगे फोल्डर के अंदर? CD माय ऐप करेंगे। अगर मैं यहाँ टैप करूँगी तो अब चला गया, अब चल जाएगी। यस चला दे, जी। चलो मैं चला दूँ। तुमने CD के बगल चलाई थी। अब क्या हुआ आपकी लोकल होस्ट के मैं ऊपर बाहर ही एप्लीकेशन करके अंदर आती हूँ, इधर तो चला दी। चल गई है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, किस तरह कंट्रोल प्रेस करके भी क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लोडिंग अभी हो रही है आपकी एप्लीकेशन। चलेंगे, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज रेडी नाउ। क्लैप तो कर देंगे दफा। एप्लीकेशन पूरी स्ट्रैक हो गई, चल गई। अब इसमें जो दिन चाहे आप करते रहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब हम वापस यहाँ आते हैं। हमने ग्लोबल CSS पढ़ा था। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूँ तो क्या मेरी एप्लीकेशन में कलर चेंज हो जाएगा? यस ठीक है, अगर मैं फोरग्राउंड चेंज कर दूँ हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसके अलावा एक और फाइल है यहाँ पे, layout.tsx। बहुत इंटरेस्टिंग फाइल है। क्या क्या है इसके अंदर? किसी को आइडिया लेआउट के बारे में कि लेआउट फाइल में क्या चीज़ आती है हमारे पास? जी बताइए। पेज का लेआउट बताते हैं कि मतलब जो चीज़ दोबारा बोले। रिपीट करनी होती है ना, वो हम लेआउट में रखते हैं, जैसे नैब और फुटर। अच्छा लेआउट से पहले लेआउट के बारे में तो बताएं, इसके बारे में मेटा डेटा लिखा हुआ है ऊपर, इसका क्या मतलब है मेटा डेटा? सही, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। शुक्र है याद है आप लोगों को मेटा डेटा की डेफिनेशन।
लेआउट क्या होता है? इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे यही बता दो। नहीं, जो लेआउट लिखा हुआ है, लेआउट या लेआउट? लेआउट, ठीक है, लेआउट, ठीक है। क्या करेंगे? लेआउट, ठीक है। लेआउट है ये। लेआउट क्या काम करता है कोई बता तो दे। लेआउटिंग बहुत सारी जगहों पे होती है, सिर्फ इसमें नहीं होती, बल्कि जो डेकोरेशन का काम होता है उसमें भी होती है। जो खवातीन केक्स बनाती हैं उनको फिर पता होगा, और बॉयज़ तो नहीं बनाते केक्स, उसमें भी लेआउटिंग होती है। आप लोग बताएंगे। देखिए लेआउट क्या है। आपका जो लेआउट है बेसिकली आपकी अपनी एप्लीकेशन पे आप चाहते हैं आपके एप्लीकेशन में कितने 100, 200, 300 पेजेस रेंडर होंगे। कितने होंगे फॉर एग्जांपल? और हर एप्लीकेशन के पेज पे जाके अगर वही सेम चीज़ आप अप्लाई करें जो आपने बनाया, फॉर एग्जांपल आपने फॉन्ट कौन सा लगाना है, डेटा कौन सा उसका होगा, हेडर कैसा होगा, फुटर कौन सा होगा, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल के तौर पे लेआउट समझाता हूँ होता है क्या है। एक आपका हेडर होता है, एक नीचे फुटर होता है। एप्लीकेशन जब बनाते हैं होता है हेडर ऊपर, नैप बार, फुटर के अंदर नीचे लिंक्स होते हैं, ये देखा होगा ना। बीच में कंटेंट होता है, बॉडी होती है, ठीक है। वैसे तो पूरे सब कुछ बॉडी में होता है, लेकिन बीच का हम कंटेंट कहते हैं उसको। लेकिन आपने 10 पेजेस बनाए तो आप HTML में क्या करते थे, पूरा पूरा डेटा कॉपी करते थे। इसमें ये होता है कि आप लेआउट पे एक दफ़ा कॉपी करें, उस लेआउट के बीच में बार बार पेजेस चेंज करते हैं। क्या करते रहे? लेआउट के बीच में बार बार पेजेस चेंज करते रहे। कुछ लेआउट के ऊपर देखें कुछ चीज़ें सेट हुई हुई हैं। अगर मैडम थोड़ा ऊपर जाइए, अगर आप देखें तो क्या क्या सेट हुआ हुआ है यहाँ पे। फॉन्ट उठाया इन्होंने, मेटा डेटा उठाया और ग्लोबल सीएसएस इंपोर्ट कर ली। क्या हुआ उस पूरे लेआउट पे क्या हो गई, वो सीएसएस अप्लाई हो गई जो इसने कॉन्फ़िगर की थी अभी आपके लिए। क्लियर हो गया? अब आपको सारे पेजेस पे जाके वो सीएसएस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद नीचे आपके पास लोकल फॉन्ट्स की सेटिंग हुई हुई है। ये फॉन्ट का नाम है बेसिकली, जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना। फिर उसके बाद देखें क्या क्या सेटिंग हुई हुई है कि फॉन्ट्स कौन सा होगा, ठीक है, उसका वेरिएबल क्या होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में एज ए सीएसएस, तो ये नाम होगा फॉन्ट का। वेरिएबल का मतलब ये, सीएसएस में भी वेरिएबल बनते हैं, सीएसएस में भी क्या बनते हैं, वेरिएबल्स बनते हैं। वेट क्या होगा उसका, फॉन्ट वेट कहाँ से कहाँ तक बताया, 100 to 900। फिर उसके अलावा एक और फॉन्ट है, उसके बारे में नीचे डिटेल लिखी। अब आ जाए उस पेज के बारे में, मेटा डेटा। जब आपकी एप्लीकेशन अप होगी ना, तो जब आपके जो HTML के पेजेस होते हैं, आपने जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के एंटर करते होंगे तो उसमें एक मेटा का आता होगा, टैग आता था। एडिशनल डेटा हो गया। मेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन। जी अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लेआउट में जो ये लिखा हुआ है टाइटल क्रिएट नेक्स्ट ऐप, उसको मैं चेंज कर सकती हूँ यहाँ से डायरेक्ट? यस। हो जाएगा चेंज? कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा? ट्राई करके देखें। टाइटल हमने कर दिया क्रिएट माय ऐप, और हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप। ठीक है, अब हम चेक कर लें जाके ये क्या लिखा हुआ है, ये माय ऐप। यहाँ पे ये क्या हो गया, चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट टाइटल यहाँ जाके इसको चेंज कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी चेंज हो गया होगा हमारे पास जाके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अपने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शंस के अंदर, बेसिकली ये वो जगह है कि आप चिल्ड्रन को एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या मुराद है आपका, कि आप जितने भी आप कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे ना, आप जितने भी कॉम्पोनेंट्स बनाएंगे आप, जैसे कि नैप बार बनाएंगे, हेडर बनाएंगे, फुटर बनाएंगे, जितने भी कॉम्पोनेंट बनेंगे वो कहाँ पे इंपोर्ट होंगे, वो यहाँ पे इंपोर्ट होंगे रीड ओनली के बाद, ठीक है। वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट होंगे आपके इस पेज पे आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहा है, ये सिर्फ ये पेज रिटर्न कर रहा है जो संडे उस दिन दिखाया भी था आपको। सिंपल 1 HTML जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्लास नेम दे रहे हैं और चिल्ड्रन आ रहे हैं बस। देखें क्या क्या है, इसको दोबारा और से देखें।
इसने क्या किया है, इसने रूट लेआउट बनाया। रूट मतलब जो सबसे आपका जो बुनियादी लेआउट होगा, रूट लेआउट। आप कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल किसी को अगर कोई बीमारी रहती है तो हम कहते हैं उसकी रूट कॉज क्या है, कहते हैं क्या उसकी जड़ क्या है उस बीमारी की, ऐसा ही है ना। इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हमारा रूट लेआउट मतलब बुनियादी बिल्कुल बेसिक रूट जो हमारे साइट होगा, उसके अंदर पूरी एप्लीकेशन चलेगी। उसमें क्या क्या है, आप अगर गौर से देखें तो वो एक चिल्ड्रन रिसीव कर रहा है लाइन नंबर 24 पे, ठीक है। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसकी टाइप डिफाइन कर दी उन्होंने टाइप स्क्रिप्ट की मदद से। क्या करा उन्होंने, उसकी टाइप डिफाइन कर दी। 22 पे देखें तो चिल्ड्रन है, उसके नीचे टाइप डिफाइन कर दी, रीड ओनली है। नीचे फिर देखें कुछ रिटर्न हो रहा है, जैसे आप रिएक्ट की एप्लीकेशन में कुछ रिटर्न करवा रहे थे, वैसे ही JSX की एप्लीकेशन नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन में भी रिटर्न करवा रहे हैं। करवाया था हमने, याद आया। रिटर्न में क्या हो रहा है, HTML का टैग, उसके अंदर बॉडी के अंदर हमने क्लासेस अप्लाई की, कुछ ये लगी हुई सामने आपके, ठीक है। अब ये जो क्लासेस लगी हुई हैं ये कुछ डिफरेंट तरीके से लगी हुई हैं। कैसे लगी हुई हैं, डिफरेंट तरीके से। आप लोग पहले क्लासेस कैसे देते थे, डबल कोट में। आप क्लासेस दो तरीके से दे सकते हैं, या तो आप स्ट्रिंग में दे दें, किस में दे दें, क्लासेस किस में दे दें, बहुत ही एनर्जी डाउन हो गई लग रहा है मैंने, थोड़ी सी एनर्जी है तो रोशनी दी जा रही है आपको ताकि एनर्जी आपकी बॉडी के बीच में। कहाँ रेंडर हो रहा है, बॉडी के बीच में। अभी जो चिल्ड्रन है बेसिकली ये काम ही कर रहा है, जितने भी आपके पेजेस बनेंगे ना वो इस चिल्ड्रन के अंदर आएंगे और यहाँ रेंडर होते चले जाएंगे। लेआउट आपका सेम रहेगा और लेआउट के अंदर बार बार पेजेस चेंज होते रहेंगे। किस पे चेंज होंगे, जो आपके राउट चेंज होंगे उसकी बेसिस पे पेजेस चेंज होते रहेंगे। क्लियर हो गया, ऑल क्लियर, चलो गुड हो गया। सेम ये काम आप लोगों ने रिएक्ट भी किया था, याद है जब हमें लास्ट क्लास रिएक्ट पढ़ी थी। सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमने अपनी कंपोनेंट्स बनाए थे, ठीक है। अब हम आते हैं दोबारा फाइल्स के ऊपर। अब ये है हमारी मेन फाइल page.tsx। जैसे इंडेक्स होती है हमारे पास, मेन होती है, ऐप होती है, जो मेन पेज होते हैं, इसके जो कन्वेंशन है वो है page.tsx है, ठीक है। तो अब इस फाइल के अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या इमेज इंपोर्ट हो रही है। कौन सी इमेज इंपोर्ट हो रही है, ये वाली इमेज इंपोर्ट हो रही होगी, ये नीचे आपको दी गई है। कहाँ पे इमेज, यहाँ पे कहीं पे इमेज होती है ना, कहीं नजर भी नहीं आ रही है क्या चीज़, इतना बड़ा तिकोना इमेज इंपोर्ट हो रही है। आई थिंक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें, शायद ये नेक्स्ट लिखी शायद इमेज ही है। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, ये इमेज है, ठीक है। ठीक हो गया। एक बात बताएं, आज की क्लास को यहीं तक रखें यस या आगे बढ़ाएं और बनाए यहीं तक रखें, बहुत ज़्यादा बुरा असर हो रहा है। करेंगे। यस सर, देखें प्रॉमिस करके जा रहे हैं तो फिर कर भी लीजिएगा पूरा, वरना नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसा होगा कि सर याद नहीं है, सर हम आए नहीं थे, ठीक है। ये काम हो गया। दूसरा पेजेस बना के देखिएगा कैसे बन रहे हैं पेजेस, और एक्सपीरियंस कीजिएगा। क्लियर है, ये दो काम आप लोगों ने करने हैं और अच्छी तरह इसको थॉरली स्टडी करना है। अच्छा, लोग बैग ऐसे पैक कर रहे हैं, सर छुट्टी देने वाले हैं, भी छुट्टी नहीं दे रहे हैं। 5 बजे के बाद जितने भी काम काज, अब क्लास में आ गए तो पढ़ना तो पड़ेगा। 10 मिनट, अच्छा जी, 40 हो गए। एक सवाल आप सब लोगों से फिर दोबारा, क्यों आए इस फील्ड में, पढ़ने, पैसा कमाना मकसद है, ये अब जूम पैसा कमाना अगर बहुत अच्छा मकसद है आपका, क्या बात किसी ने सब्जी मंडी देखी है, ज़रा जाके देखें, वहाँ पे करोड़ों रुपए के गोदाम है, सब्जी बेच रहे हैं, वहाँ से कमा लें आगे, ठीक है। वाई डिड यू सेलेक्ट दिस फील्ड स्पेसिफिकली, क्यों किया आपने फील्ड, फैशन, बात सुनो, फैशन। किसने कहा प्रॉब्लम होगी, मैं आपको बताता हूँ। आपके खानदान में कुछ ऐसे लोग मौजूद होंगे जो आईटी के चैंपियन होंगे,
इनको कुछ आता नहीं होगा, लेकिन वो आईटी के चैंपियन होंगे। यस सर। हैं ऐसे लोग जो आप लोगों को मिसगाइड कर रहे होंगे, किस फील्ड में चलेगा, इस फील्ड में तो कुछ भी नहीं रखा हुआ। ऐसा तो नहीं होता। किसने कहा है सर? कौन था वो शख्स? जी, गल से पूछता हूँ पहले, किसने कहा? किसी कजन ने, फुप्पो ने, कदन खाला ने, मामू के बेटे ने, किसने कहा? और बॉयज आपको किसने कहा? ये कही है बात। आगे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, आज के दौर में जी, बाय डिफॉल्ट है आप लोगों के दिल में। अब एक काम करें, आप माशाल्लाह सारे इतना शौक तो रखते हैं कि मोबाइल चलाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो जाएं और जाने के बाद गूगल करें जो आप कर रहे हैं वो काम का है या नहीं है। जो भी चीज़ है वो आपके काम की है या नहीं है, आपको वहीं से को जवाब मिल जाएगा। ऐसा होता है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जब मैं आईटी सीख रहा था, मेरे साथ एक दोस्त थे और अभी भी हैं। वो एग्जाम्पल देके बताता हूँ कि क्यों ज़रूरी है और क्या फ़र्क पड़ता है इससे। सीरियस होकर सुनिएगा बात को प्लीज़। और अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है तो बैठ जाएं प्लीज़, जाएं नहीं अभी क्लास से। तो हुआ ये कि जैसे मैं आईटी सीख रहा था वैसा वो भी मेरा दोस्त आईटी सीख रहा था। उनके जो मामू थे उन्होंने फ़ोन किया उनकी वालदा को और कहा कि बेकार फील्ड है, इसमें नहीं आना चाहिए, नहीं चाहिए, बिल्कुल काम नहीं करें बिल्कुल भी ना। तो हुआ ये कि वो डिसहार्ड हो गए जो मेरे दोस्त थे। उन्होंने कहा मैं फील्ड छोड़ दूँ। हम सब ने बिठा के बात समझाई कि आपको फील्ड छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये फील्ड बहुत अच्छी है। हमने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपके मामू का आईटी में कितना एक्सपीरियंस है? उन्होंने कहा 0। अच्छा, तो फिर क्या है, वो एक्सपर्ट हैं। जैसे होते हैं ना खानदान में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं, वो भी एक्सपर्ट थे। अब हमारे लिए मामू क्या है, एक बड़ी शख्सियत है ना। हम मामू को क्या समझते हैं? अच्छा, मैं किसी के मामू को हेट नहीं कर रहा, मैं एक रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? तो क्या हुआ कि भाई वो इन्फ्लुएंस हो गए। अच्छा, लगे रहे आईटी के कोर्स में, जब उनको समझाई ना ये बात कि कोर्स अच्छा है, लगे रहे। इत्तेफाक से जब वो आईटी का कोर्स सीख रहे थे, सीखने के बाद थोड़ा सा वक्त गुजरा था, वालिद साहब का एकदम से इंतकाल हो गया, डेथ हो गई। और जब डेथ हुई तो वो सबसे बड़ा भाई था, घर पूरा आ गया उसके ऊपर, ठीक है? हम सब गए उस वालिद साहब की डेथ में, उस लड़के को पूरा घर आ गया। और फिर उस फील्ड से उसने पूरा घर संभाला। घर संभालने के बाद बहनों की शादियाँ की, भाइयों को पढ़ाया। आज वो स्वीडन में काम कर रहा है। नाम मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मेरे दोस्त के साथ हुआ, जो मैंने देखा। इसी तरीके से आपको भी बहुत सारे लोग मिसगाइड करने वाले मिलेंगे। आपने क्या काम करना है? इग्नोर करना है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। जब आप लोग ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जब एक दिन आएगा, अभी क्या होगा कि आप लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग आपको कहेंगे गलत फील्ड में हो। जब आप कमाने लगोगे तो फिर लोग आपसे थोड़ी सी हेट करेंगे, नफरत होगी थोड़ी सी लोगों को। जब आप उनकी इस पहुंच से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो बोलेंगे ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है, इसको ज़रा गाइड कर दोगे कि कैसे आना है इस फील्ड के अंदर। फिर ये बात होगी। और ये हर किसी की स्टोरी होती है, मेरी तो थी, शायद आपकी भी हो। एग्जैक्टली, मेरा भी यही है कि मैंने आप लोग बताया करियर ट्रांजिशन के बारे में, सबको पता होगा कि मेरा करियर ट्रांजिशन है। और ये मेरी बहुत ऑनर की बात है, शायद मैंने आप लोगों को डिस्कस नहीं की कि जो सर ओसामा है मेरे फर्स्ट टीचर है क्लाउड के। तो इन्होंने पढ़ाया था अच्छा कि मुझे लगा कि नहीं, सर की मैंने स्टोरी सुनी, सर ने बताया तो मुझे लगा कि ठीक है, हर इंसान स्ट्रेट से स्टार्ट करता है, बैरियर्स आते हैं, इश्यूज आते हैं, लेकिन उन हर्डल्स को आपने क्या करना है, कभी भी अपने सामने रखना नहीं है, हमेशा उनको आपने ना इग्नोर करना है, डॉट किट इग्नोर के फोल्डर में डालें और आगे बढ़ें। तो जब मैं भी डबल काम करती थी, क्योंकि मुझे तो ऑब्वियसली इस फील्ड में आना था, तो मेरी डबल जॉब थी है कि जो जॉब मेरी चल रही थी वो भी मुझे करनी थी और जो मैं नया काम सीख रही हूँ पढ़ना है मुझे वो भी करना था। तो मुझे लोगों ने बहुत कहा कि तुम पागल हो, मतलब तुम 16 घंटे 15 घंटे कैसे काम करते, तुम पागल, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। उनको यही लगा कि जैसे
बरसाती मेंढक होते हैं, शॉपिफाई कर लिया, अमेजोन कर लिया, ये कर लिया, ये थोड़ा टेम्परेरी टाइम के लिए होता है और फिर क्या होता है जोश खत्म होता है और सब चीज़ें साइड हो जाती हैं आपकी। लेकिन उनको मैं चूँकि पैशन कह लें या एक डेडिकेशन कह लें, तो वो मैं आपके सामने आज यहाँ बैठी हूँ। वही लोग, जैसे सर ने बताया ना कि फिर आपसे आगे पूछते कि हम क्या करें, वही सारे लोग आज मुझसे करियर पाथ ले लेते हैं कि अब हम क्या करें, हमें बताओ। तो मैं यही कहती हूँ कि आपकी काम की चीज़ नहीं, आप छोड़ दें। टिट फॉर टैट ना, जैसे मुझे डिमोटिवेट किया, मैं भी कहती हूँ कि आपकी काम की चीज़ ये छोड़ दें। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं रैप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी सफोकेशन भी हो गई थी, प्रॉब्लम्स थी, इसके से इश्यूज हो रहे थे। मेरी तबीयत भी टू बी वेरी ऑनेस्ट आज बैठे बैठे काफ़ी ख़राब हुई है। मैं आपको अब बता रहा हूँ, मुझे 1.5 घंटे से पहले, मतलब 1.5 घंटे अभी जो इस टाइम से लेके पीछे तक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि पढ़ाने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं आज जल्दी क्लास को इस वजह से क्विट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, और जो अभी आपके क्वेश्चन हो डिस्कॉर्ड पे पूछ लीजिएगा, मैं अभी एग्जिट करूँगा, ठीक।